एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम कौन से हमारे सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं, जो क्या है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल मींस कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देन revenue and expenses are taken into consideration for the purpose of income determination of the basis of accounting period to which they related। आप कैसे जो अकाउंटिंग पीरियड होंगे मींस उनके अंदर जो रेवेन्यू और एक्सपेंस आप कौन से बेस पे जज करोगे, जिस वक्त का उनका अकाउंटिंग पीरियड देके रखा होगा जो ईयर का है आप उसी से उसको जज करेंगे, ना कि कोई दूसरा ईयर दिया कोई अलग ईयर से उसको जज कर दे, वैसा नहीं करना है। द एक्रूवल बेस मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश फॉर रेवेन्यूज एंड द एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश एंड द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एक्सपेंसेस। यहां पर अभी आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, जो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं रिगार्डिंग आपके रेवेन्यूज आपको जो मिलते हैं, जिसके अंदर क्या है, एक्रूवल बेसिस मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन किन दोनों के बीच की बात करी जा रही है, एक्चुअल रिसीप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट। ये दो पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है, एक्चुअल रिसीप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल रिसीप्ट में क्या है, कैश होता है जो आप रिसीव करते हैं, तो आपके लिए क्या कंसीडर होता है, रेवेन्यू। ऑन द सेम साइड इफ देयर इज एन एक्चुअल पेमेंट इन कैश, अगर आप कैश में किसी चीज को पेमेंट कर रहे हो तो ये आपका क्या हुआ, लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एक्सपेंस। ये क्या हुआ, आपका खर्चा ही है, ये हमें भी पता है। देन इट मींस द इनकम एक्रूड इन द करंट ईयर बिकम्स द इनकम ऑफ द करंट ईयर। ये बहुत सी बार आपको आगे पॉइंट देखने मिलेगा इसी के जैसा कि इफ अगर आप कोई भी इनकम आपके करंट ईयर में कर रहे हैं, आप कौन से करंट ईयर में अगर आप कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं, सपोज अगर मेरा करंट ईयर बोलूं आज की तारीख में मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूं, तो क्या होगा 1419 टू 31/3/2020। ये मेरा क्या था, फाइनेंशियल ईयर था, है ना, मींस अभी तो खत्म हो गया। अगर इस डेट के हिसाब से जाए तो हमारा 2020 मार्च गया, तो इन शॉर्ट ये डेट तो खत्म हो गई। यही ट्रांजैक्शन इसके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन आएंगे, जो मेरा करंट ईयर क्या है यही है, लेकिन ये तो पास्ट बोलूं, अब मेरा करंट ईयर क्या हो जाएगा 1/4/2020 टू 31/3/2021। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा करंट ईयर है, मेरा अभी ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग इस टाइम पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब किस में आएंगे, इसी में लिखे जाएंगे। इफ अगर कोई बाकी रह गए या कोई एडवांस मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं उस साल का लिखूंगा, अभी यहां पर क्या करूंगा, सिर्फ उसके एक नोट लिखूंगा, है ना। देन आगे चले, whether the cash for that item is received in current year or it was received in the previous year। previous year means उसके पहले वाला ईयर, जैसे हमारा 1920 चल रहा था तो उससे पहले का क्या हो सकता है 1819, क्लियर। देन प्रीवियस ईयर और इट विल बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर, क्लियर है कि हम यहाँ पे सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे। whether the cash for that item is received in the current year, अभी लिया या तो पहले लिया था या इन फ्यूचर में लेने वाले, क्लियर, वो सभी चीज को मेंशन किया जाएगा। The same is true of expense item। जैसा आप कैश के लिए बोल रहे हैं सेम वैसा एक्सपेंस के रिगार्डिंग बात होगी। क्या है यहाँ पे, एक्सपेंस आइटम इज रिकॉर्डेड इफ इट बिकम्स पेबल, if it becomes payable in the current year, whether it is paid in the current year or it is paid in the previous year or it will be paid in the next year। आप ये सारी चीजों की एंट्री लिखोगे, ऐसा नहीं कि अरे मैं तो बिजनेस मेरा लंबे टाइम तक चलने वाला है तो मैं अभी का क्यों लिखूं, मैं तो आगे का लिखता हूं, मुझे पीछे का नहीं लिखना है, या भी या तो करंट का भी नहीं लिखूंगा, क्लियर। दूसरी एक बात हो सकती है कि मेरा बिजनेस तो अभी चल रहा है, मैं करंट ईयर में हूं, मुझे तो पैसा बाद में मिलेगा तो उसकी अभी से एंट्री क्यों डाल दूं, या मुझे पैसा मिल भी गया है तो मैं छोड़ो ना, वो तो तब का था, इसको अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप नहीं करेंगे।
सारी एंट्री लिखेंगे, करंट ईयर, देन पास्ट ईयर, प्लस जो नेक्स्ट ईयर अगर आपके पास उसका रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप वो सारी चीजें मेंशन करेंगे किसमें, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है आपको, क्या है, क्रेडिट सेल्स आर इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स। ये तो क्लियर सी बात है, आपको पता है कि क्रेडिट सेल्स किसके अंदर है, टोटल सेल्स के अंदर ही है, इंक्लूड किया हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर दूं, क्रेडिट सेल्स मींस हमारा किस तरीके से आता है, हमें क्या बोला जाता है, टोटल सेल्स। आपको पता है कि हमारा टोटल सेल्स दो वे में होता है, दो तरीके से होता है। एक कौन से बेस पे होता है, कैश सेल्स होता है, क्लियर। एक कौन सा होता है, कैश सेल्स, दूसरा एक होता है क्रेडिट सेल्स। यही सेम के साथ परचेज में भी यही होता है। इफ देयर इज अ टोटल परचेज, देयर इज टू सिनेरियो, वन ऑफ दिस इज अ कैश परचेज, दूसरा क्या आता है, क्रेडिट परचेज। ये तो क्लियर है ना कि हम कैश में कोई चीज खरीदते या तो उधार पे या तो हम फ्यूचर देंगे, वो सारी चीज किस में आती है, क्रेडिट में। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका कहीं भी टोटल सेल्स बोला गया होगा ना, क्या बोला गया होगा, इफ देयर इज टोटल सेल्स, अगर आपको बोला है कि आपका टोटल सेल्स है तो उसके अंदर कैश सेल्स तो होगा ही, प्लस क्रेडिट सेल भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसे गुड्स तो जो थे उसको सोल्ड तो कर दिया है, आपने उन्हें बेच दिया है ना, तो मैं सेल्स में कौन सा आइटम लिखूंगा, जो चीज मेरे पास से बिक गई है, बेच दिया है, पैसा अभी नहीं आया लेकिन फ्यूचर में तो आएगा, तो सारी सोल्ड आइटम जो होगी वो मैं इसके अंदर मेंशन करूंगा ही। इफ अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन है कि टोटल सेल्स के अंदर क्या क्रेडिट सेल्स को हम गिनते हैं, एब्सोल्युटली वो इंक्लूड ही उसके अंदर है ना, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ये दोनों किसके पार्ट है, टोटल सेल्स के अंदर ही आते हैं, क्लियर। देन क्या बताया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपको यही चीज का दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स आर इंक्लूडेड इन टोटल सेल्स फॉर द पीरियड irrespective of the fact when cash on account is received. Similarly, in case the firm has taken benefit of a certain services but has not paid within that period, the expense will relate to the period in which the service has been utilized. यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिएगा कि जब has been utilized, not the period in which payment for it is made. If regarding आपकी कोई भी expense है, क्लियर, क्या बताया जा रहा है, अगर आपके कोई एक्सपेंस हुए हैं किसमें, रिलेटेड टू पीरियड, आपके उसी टाइम पीरियड में, बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड, वो चीज आपने भी इस्तेमाल ही नहीं की है। मींस कोई भी आपको प्रोडक्ट होता है, हमारे पास बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं कि जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है उसमें, लेकिन आप उसका यूज अभी नहीं करेंगे, उसका यूज कब करेंगे, इन फ्यूचर करने वाले, बाद में करने वाले, या पहले अगर ठीक कर दिया उसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन आप उस एक्सपेंस को कब करेंगे, इन फ्यूचर में। तो वही चीज के ऊपर बात कर रही है, द सर्विस हैज बीन यूटिलाइज्ड एंड नॉट पीरियड इन व्हिच द पेमेंट फॉर इट इज मेड। अभी क्या उसको ठीक करा के अभी से काम कर लेंगे, नहीं तो पेमेंट में अभी भी क्यों गिनूं, उस टाइम पे ही इंक्लूड करूंगा उसके अंदर भी, क्लियर। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंस, यहां पे क्लियर देखिए कौन से किसकी बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अकाउंट में बहुत सी बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच हैव बिकम ड्यू। ड्यू मींस, ड्यू का मतलब क्या होता है, बाकी रह जाना। ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में आपकी ये चीज कैसी रह गई, बाकी रह गई, बट व्हिच हैव येट नॉट बीन पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग का मतलब इस तरीके से होता है, या तो आपको कोई चीज है उसको लिखनी रह गई है, मेंशन करना रह गया है, या बताना रह गया है, ऐसे सारी चीजों के क्या आता है, आउटस्टैंडिंग लिखा आता है ना, क्या आता है, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा आता है, जिसके अंदर वो सेम उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही मेंशन होगा। सपोज मेरा जो अभी का फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो मैं इन फ्यूचर का बता रहा हूं कि मेरा इस वक्त आउटस्टैंडिंग है, तो क्या मैं उसको अभी मेंशन करूंगा, नहीं,
जिस टाइम का वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है पर्टिकुलर वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में मेंशन किया जाए। इन शॉर्ट समझ में आ रहा है आपको क्या है यहाँ पे? चले देन prepaid expenses are those expense which have been paid in advance। MCQs में आ सकता है ये कि प्रीपेड एक्सपेंस कैसे एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो हम कैसे एडवांस में पे कर देते, इन फ्यूचर के लिए ऑलरेडी पे कर देते। इफ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सी बार आप कोई भी चीज सामान लेने जाते हैं या हमारे वहां पे आप लोगों ने कोई रखा होगा तो न्यूज़पेपर या टेलीविजन का जो होता है हम ऑलरेडी उनको पैसे देते हैं, देन पहले से इनको दे दिया जाता है, देन हमको क्या मिलती है? सर्विस। हम एडवांस पेमेंट करते हैं। इनफैक्ट स्कूल में भी, स्कूल या ट्यूशन क्लासेस वहां पे भी आप पहले पेमेंट देते हैं, एडवांस पेमेंट पूरा हो जाता है, स्टिल आप तो ये पढ़ ही रहे लेकिन पूरी पेमेंट आप देते हैं, देन आप सर्विस मिलती है। ये सारे कैसे एग्जांपल हुए प्रीपेड एक्सपेंस। इन कैसे ये एडवांस में होते हैं, एग्जांपल समझ में आए प्रीपेड एक्सपेंस के। देन accrued income, अब किसकी बात की जा रही है? What is accrued income? Accrued income means income which has been earned by the business during the accounting period but has not yet become due for payment and therefore has not been yet received। accrual income का मतलब समझना, क्या बता रहे हैं आपको? accrual income means ऐसी इनकम जो आपने कब आपने अपने बिजनेस में अर्न करी हो, वो इनकम आपने कैसे बिजनेस में अर्न करी है और आपके सेम उस अकाउंटिंग पीरियड में ही होना चाहिए। बट क्या हुआ है कि आपने जो अमाउंट आपको मिलनी चाहिए थी, जो अमाउंट मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे उस पर्टिकुलर जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें अभी तक मिली नहीं है। क्लियर? जैसे कि मैंने कोई बिजनेस किया है, मैं सपोज 10,000 के मैंने गुड्स बेच दिए, येट मुझे अभी तक उसके पास से 10,000 का पेमेंट आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आया नहीं है। समझ रहे हो? मींस आया नहीं, आने वाला है, अभी तक तो आ जाएगा। मेरे पास हाथ में 10,000 रुपए नहीं है क्योंकि दिए ही नहीं है, इज येट नॉट रिसीव्ड। तो ये मेरी कैसे हुई? एक्रूड इनकम। इनकम तो होगी लेकिन ऐसी एक्रूड अभी आई नहीं है। क्लियर? देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मींस, अब यहां पे आपको एक नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मींस इनकम व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द बिजनेस बिफोर बीइंग अर्न। क्लियर? सेंटेंस से को क्लियर हुआ? देन कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी सेट आउट अगेंस्ट द रेवेन्यू। ऑलवेज किसके सामने आता है? रेवेन्यू के कंपेयर में किया जाता है। किसको? आपका जो कॉस्ट इनकर्ड आता है उसे किसके? रेवेन्यू के सामने कंपेयर किया जाता है। फॉर ऑफ द पीरियड एज अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस के लिए ही आप देखते हैं। क्या आप अपना क्या देखते हैं? सीपी एंड एसपी में कंपेयर करते हैं, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में आपकी कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस। टोटल कॉस्ट देख लेंगे, उसके सामने आप सेलिंग वैल्यू देख लेंगे, देन आपको क्या रियलाइज होगा कि आइदर आपका प्रॉफिट हुआ था या लॉस। क्लियर? देन फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस तो होंगे किसके रिगार्डिंग? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज बेस्ड ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द ईयर एंड डिस्क्लोज्ड करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखना कैसे है, जो तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसा आएगा? एकदम करेक्ट आएगा, मींस आपको एक्यूरेट, जेन्युइन या एडिक्वेट बोलूं, परफेक्ट, एकदम सही तरीके से आपको पता चलेगा कि आइदर प्रॉफिट हुआ या लॉस। देन दिस मेथड इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि ऐसे तो कौन सी अकाउंटिंग है जिसके अंदर आपको सारी मेथड आप इंक्लूड कर सकते हैं? किसमें आता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही एक ऐसा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही ऐसा है जिसके अंदर सारी मेथड, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट कैन बी यूज्ड। देन इट इज मोर साइंटिफिक एंड रिलेशनल, इट इज मोर साइंटिफिक एंड रिलेशनल। क्लियर? इन एप्लीकेशन। देन किसी भी चीज के एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज तो 100% होंगे। चलिए देखते हैं।
क्या दिया हुआ है, इट इज नॉट सिंपल वन एंड रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। क्या है कि ये इतना इजी भी नहीं है, इट्स नॉट एज इजी। जब हम सोचते कि नहीं अच्छा ये बहुत इजी है, क्यों इजी नहीं बोल रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, अनुमान लगाना है, एस्टिमेट करना होगा, पर्सनल जजमेंट कि क्या वो मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, क्या ये अगर मेरी इनकम आ रही है या नहीं आ रही है, तो मैं इसको कौन से सेक्शन में लिखूं, कौन से अकाउंट के डिपार्टमेंट में लिखूं, कौन से फोल्डर में लिखा जाए। क्लियर? तो ये आपके साथ पर्सनल जजमेंट के ऊपर जाता है। अभी कोई होगा जिसको ऐसा लगेगा कि नहीं यार वो पैसा दे देगा, तो मैं उसको कैश में लिख देता हूँ, दे ही देगा मुझे। दूसरा वो क्या करेगा, कोई बैड डेब्ट लिख देगा कि पैसा ही नहीं आ रहा है। सेम कोई थर्ड पर्सन होगा वो क्या करेगा, बैड डेब्ट कंसीडर कर देगा कि पैसा देने ही नहीं वाला है। एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन सोचने के तीन अलग अलग तरीके हैं और एंट्री भी तीन अलग तरीके से कर रहे हैं। क्लियर? तो उस बेसिस पे होता है ये इसका डिसएडवांटेज है। देन इट फेल्स टू डिस्क्लोज द एक्चुअल कैश फ्लोज। देन चलिए अभी इसी के रिगार्डिंग क्या देख लेते हैं, अभी हमें एक इलस्ट्रेशन देख लें। यहां पर हमको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, टेकिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 7। हमको जो इलस्ट्रेशन 7 में जो डेटा दिया था उसी के रिगार्डिंग था, जिसमें इनकम ऑफ मेरा नाम के बारे में बताया गया था हमको एज पर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब उन्हीं के एक्रूअल बेस, अब आपको क्या करना है, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे पूरा जज करना है। टोटल सेल्स आपको दिया था, कौन से बेस में दिया था, एक तो कैश सेल्स था और क्रेडिट सेल्स था। तो टोटल सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। और कोई तरह का सेल होता है क्या, एक तो कैश और क्रेडिट, और कोई तीसरा तरीका होता कर देना, बाकी तो मुझे तो जहां तक ये कुछ नहीं होता, कैश होता और एक क्रेडिट पे ही होता है। क्लियर? तो ये दोनों का टोटल कितना आ गया, 8,45,000। ये क्या है, टोटल सेल्स। इसमें से ये क्या था, आपका अकाउंटिंग पीरियड था, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है ये वो है कितना था, मींस अभी का नहीं, जब हमको क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन 7 में दिया है उसके अंदर इलस्ट्रेशन 7 में एक बार चेक करना, इसमें दिया होगा आपको ये यहाँ पे क्या था, अकाउंटिंग पीरियड था 13-14। उसके अंदर उनका टोटल जो एक्सपेंस था वो कितना था, 4,60,000। क्लियर? जिसके अंदर आपको क्या बोला गया था कि आपको नेट इनकम फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, नेट इनकम फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, मेरा टोटल सेल्स जितना हुआ है उसके सामने मेरा खर्चा कितना हो गया, मींस मेरा एक्सपेंस कितना हो गया, इसको मैं लेस कर देता हूं। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, मेरी नेट इनकम ही होगी। क्लियर? तो मेरी नेट इनकम कितनी आ गई है, 3,85,000 रुपीज इज माय नेट इनकम, नॉट माय मिला। इनकी क्या है ये नेट इनकम। क्लियर? इस तरह से आपका स्टेटमेंट या क्वेश्चन कर सकता है कि फाइंड आउट द नेट इनकम ऑफ सो एंड सो पर्सन उनके रिगार्डिंग। तो आपको देख लेना है क्योंकि टोटल सेल्स इंक्लूड करो, टोटल सेल्स लेस एक्सपेंसेस, उसको आप डिफरेंस निकाल लो, जो अमाउंट आई वो क्या है आपकी नेट इनकम ही होगी। क्लियर? चलिए देन कुछ बताया जा रहा है, नोट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹60,000 related to this accounting year and hence are to be charged on the revenue of the current year। क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, खर्चा करना बाकी था उस रिगार्डिंग, उसको लिखना बाकी था। तो सीधी सी बात है, कितना था, देखो यहाँ पे अभी इसी के बारे में बात बताया जा रहा है। आपका कितना था, 60,000 क्या था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हमको किसमें इलस्ट्रेशन 7 में दिया हुआ था उसी के रिगार्डिंग। क्रेडिट सेल्स कितना था, 26,550 are considered to this year of the transaction took place during the current year। क्लियर? चले नेक्स्ट। तो आप कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, ये डिफरेंस बहुत अच्छे से देखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बोल सकता हूं इनको, क्योंकि इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस इसी में से निकल के आएंगे, है ना। क्योंकि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हर डिफरेंस के अंदर, क्योंकि क्या है, कंपैरिजन हो रहा है एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस लिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट
प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस आइटम। कौन से आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं? एक तो प्रीपेड है, देन आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, और रिसीव्ड इन एडवांस आइटम। उसके रिगार्डिंग इनमें कंपैरिजन क्या है चलिए देखते हैं। देयर मे बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देयर मे बी प्रीपेड एक्सपेंस, देयर मे बी accrued income and income received in advance in the balance sheet। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड की जाती है? जब accrual बेस ऑफ अकाउंटिंग आप प्रिपेयर करेंगे तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होगी? बैलेंस शीट में इंक्लूड होगी। ऑन द सेम साइड इफ मैं अगर कैश की बात करूं, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में तो कौन सी चीजें थी? देयर इज नो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन दी बैलेंस शीट। इनमें से कोई भी चीजें कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? क्या होगा? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैश बेस किस पे जज करता है? सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द करंट ईयर पे ही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है। अदरवाइज दूसरे कोई अकाउंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? कैश बेस के ऊपर। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था, मॉल का एक एग्जांपल दिया था, जो हमेशा कैसे कैश पे ही ट्रांजैक्शन करते हैं। हम मॉल में जाते हैं सामान लेने, तो ऐसे लेके भागते हैं, नहीं बाद में दूंगा पैसा, नहीं वहीं रोक लेंगे। कैश पे ही ट्रांजैक्शन करते हैं, ज्यादातर इस तरीके से फॉलो करते हो, है ना? आप एडवांस में कि ये लो ना, बाकी का मैं अगली बार आ जाऊंगा, वो दुकान पे चलेगा, लेकिन किसी मॉल है उसमें एग्जांपल मतलब वहां पर ये चीज तो नहीं चलती। देन इफेक्ट ऑन इनकम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, उसकी क्या उस पे इफेक्ट होगी? क्या होगी उस पे? क्या उसकी इफेक्ट होगी? इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिवली हायर इनकम इफ देयर इज द आइटम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकर्ड इनकम। कैसा बता रहे हैं कि जब आपका इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिवली हायर इनकम, आपका इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखेगा? ज्यादा दिखेगा। कब? If the items are prepaid expense, items कैसे होगी? prepaid and accrued income, जैसे इनकम आपको जो मिलने वाली है, तो उस बेस पे आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होगी वो क्या दिखाएगा? हायर दिखाएगा। कैसे बताएगा? हायर। अब सेम चीज कहां पे कंपेयर करूं मैं? कैश में। देन इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिवली लोअर इनकम इफ देयर are items of prepaid expense और accrued income। सो ऑब्वियस सी बात है, ये तो लोअर ही बताएगा। क्यों लोअर बताएगा? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम तो वो इंक्लूड ही नहीं करता है अपने में। नो, उन्होंने बोला हुआ है कि वो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो सीधी बात है, जो चीज यहाँ पर इंक्लूड हो रही है तो इनका लेवल तो बढ़ेगा ही, यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रही है तो अकाउंटिंग बेस के कंपेयर में कैश का तो लो ही जाएगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको सेकंड के भी आंसर मिल रहे हैं। देन थर्ड वन, इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड इनकम। कैसी है? अनअर्न्ड, अभी तक अर्न नहीं करी आपने, अभी तक अर्न हुई भी नहीं है ना? वैसे इनकम के बारे में इनकम स्टेटमेंट विल शो अ लोअर इनकम। क्या बताएंगे? इनकम विल शो लोअर इनकम इफ देयर are items of outstanding expense and unearned income। जब आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप ज्यादा दिखाएंगे प्लस अनअर्न्ड इनकम दिखाएंगे, ऐसे इनकम जो तक आपने अर्न नहीं करी है ना, वो सारी चीजें क्या दिखाएंगे? लोअर इनकम के स्टेटमेंट में क्या आएगी? लोअर इनकम कंसीडर करेंगे। ऑन द सेम साइड इफ अगर बोलूं इनकम स्टेटमेंट विल शो अ हायर इनकम इफ there are items of outstanding expense and unearned income। अगर यहां पर आएंगे तो कैसा दिखाएंगे? हायर इनकम में दिखाया जाएगा। सिर्फ एक जैसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक में अगर कम ज्यादा हो रहा है दूसरे में क्या हो जाएगा? कम। एक में कम है तो दूसरे में ज्यादा ही दिखाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट वे में चल रहे हैं। इसलिए ये एकदम इंपॉर्टेंट आता है लीगल क्वेश्चन। कब ये कौन से एक्ट बने और कब का है? कंपनीज एक्ट 1956, अभी तो रिन्यू भी हो चुका है, 2013 में भी आ गया है एक्ट। रिकॉग्नाइज दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग 1956 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया था। एंड द सेम कंपनीज एक्ट 1956 डज नॉट रिकॉग्नाइज द बेस ऑफ अकाउंटिंग, वो इसमें फॉलो
नहीं होता है। किसमें? कैश बेस ऑफ अकाउंट में फॉलो नहीं होगा, और एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में एज पर कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो होता है। चले देन ऑप्शन रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? इन्वेंटरीज, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमको पता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन मेनली 2 है। देन ऑप्शन रिगार्डिंग वैल्यूएशन, इसी के रिगार्डिंग देख रहे हैं, एक्रूअल बेस पे और कैश बेस पे। द बिजनेस यूनिट हैज द ऑप्शन टू वैल्यू द इन्वेंटरीज। उनकी जो इन्वेंटरी है, मींस उनका जो स्टॉक है, उसके सर्टेन कुछ वैल्यू तो जज कर सकते हैं ना वो, इफ अगर कुछ बच भी गया या कुछ खराब हो गया, डैमेज हो गया, स्टिल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट और अ मार्केट। क्लियर है? तो पता है कि किस बेस पे निकालते हैं। आइदर अगर उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं है तो किस पे निकालेंगे? मार्केट पे। अगर वो मार्केट से चीज चली गई है तो आप किस पे निकालेंगे? आपकी कॉस्ट प्राइस पे। और हमने एक चीज देखी थी कि whichever is low हम वो ही कंसीडर करेंगे। क्लियर? एंड whichever is less of depreciation। डेप्रिसिएशन किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि आप पर्टिकुलर उस चीज का भी, प्रोडक्ट का भी, यहाँ पर या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। जो प्रोडक्ट बन रहा है या उसकी भी एक वैल्यू होती है ना, कोई ये प्रोडक्ट के भी, एक प्रोडक्ट की भी एक वैल्यू होती है जो कुछ टाइम तक डिमिनिश होती जाती है। हर टाइम नहीं कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। क्लियर? बहुत से ऐसे पैकेट्स होंगे, सैशेस होंगे जिनके आप एकदम स्टॉक रखो तो उसके बाद वो चीज बिगड़नी चालू होती है। हर एक चीज की एक एक्सपायरी तो होती है ना, इसीलिए देन नो सच ऑप्शन इज अवेलेबल इन रिगार्डिंग टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कोई भी चीज है कैश बेस के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। देन इट्स रिलायबल, किस बारे में बात कर रहे हैं? रिलायबल। चलिए, it is reliable basis of accounting as it is records all cash as well as credit transaction। ये नोट कर लेना। कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है कि अकाउंटिंग बेस जो एक्रूअल बेस है वो क्या करता है? कैश ट्रांजैक्शन प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड करता है। एट द एंड तब हमको क्या पता चलता है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है या लॉस। इसी को सेम कंपेयर में अगर मैं कैश बेस से बोलूं, इट इज नॉट रिलायबल बेसिस। व्हाई? क्यों सर नॉट रिलायबल? क्योंकि ये सिर्फ कैसे ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो मुझे एग्जैक्ट यही है, बस मेरे पास जितना पैसा आया उतना ही मेरा बिजनेस हुआ है। क्रेडिट पे तो जो भी, इफ अगर मैंने कुछ क्रेडिट पे दिया है तो मैंने तो उसकी तो एंट्री ही नहीं कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितना हुआ है? क्लियर? It fails to, क्लियर सी बात है, फेल्स ही होगा ना। आपको एक्चुअल पता चलेगा कि सपोज मैं बोल रहा हूं कि मेरे इस साल, ये जो करंट ईयर है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो हम किसके ऊपर जज करते हैं कि हमने टोटल कितने गुड्स बेचे, उसके कंपेयर में हमको उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट पड़ी थी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे हम जज करते हैं कि हमारा जब प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अब कैश अकाउंट के अंदर इफ अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कैश अकाउंट में, यहाँ पर हम कैश अकाउंट में क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट आया हमारे पास कैश में, यहाँ पर मींस सॉरी यहाँ पे क्या है सेल में, क्योंकि हम सेल करते हैं किसी भी चीज का तो दो वे में तो आता ही आता है। किसमें आता है? एक तो आता है कैश में, दूसरा आता है क्रेडिट में। मेरे इनिशियल मोटिव क्या है? सेल करना ही है। अब मैंने सेल्स का लेकिन जब बना रहा हूं, मैंने कुछ प्रोडक्ट है, सपोज यहाँ पे 1000 रुपीज ले लो और यहाँ पे क्या 500 ले लेता हूं, मैंने स्टिल मेरा टोटल, अब मैं सेल्स बोलूं तो मेरा टोटल सेल्स कितने का हुआ था? मेरा टोटल सेल्स हुआ था 1500 के अराउंड। बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इस चीज पे क्या कर रहा हूं, सिर्फ कैश अकाउंट वाले के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन सी चीज इंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ मेरा 1000 रुपीज ही दिखा रहा हूं, मैं क्रेडिट को दिखा ही नहीं रहा हूं। तो अब इसके बेस के हिसाब से मेरा सेल्स कितना है? 1000। क्या अब ये बताइए दोनों सही है? मुझे पता चल रहा है कि एग्जैक्ट मेरा ट्रांजैक्शन कितने का हुआ था? नहीं, बहुत डिफरेंस है।
आप क्रेडिट तो बता ही नहीं रहे हो, मुझे ये पैसा इन फ्यूचर में तो मिलेगा, इन फ्यूचर में ये अमाउंट तो मुझे मिलने वाली है। क्लियर? तो आप कैसे जज करोगे? अभी ऐसे तो कितने ही सारे प्रोडक्ट होंगे जो मैं क्रेडिट पे देता हूं, तो क्या मेरे साल भर का बिजनेस इतना ही है? और जो नेक्स्ट ईयर होगा ना, अब नेक्स्ट ईयर में ऐसा हुआ कि मैंने जितने लोगों को क्रेडिट दिया था, जितने भी लोगों को मैंने क्रेडिट दिया था, वो क्या करेंगे? मुझे नेक्स्ट ईयर सब पैसा दे देंगे, कह रहे हैं उनको एक साल बाद देंगे। तो ये साल क्या मैं ऐसा कंसीडर करूं कि मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया? क्यों? क्योंकि मुझे तो इसी टाइम पे पैसा मिला है, मेरे पास कैश सबसे ज्यादा यही पीरियड में आया। ऐसा तो अब फिर मैं जब 2 ईयर कंपेयर करूंगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरा जो अभी का जो पीरियड है वो क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। आप किस तरीके से एक्सपेक्टेशन गलत करते चले गए कि भाई ये तो वही पैसा है जो आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला था, बस आपने क्या कि उसकी एंट्री नहीं की, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये ईयर बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाएगा। ऐसे अगर एग्जांपल पे आए ना, अगर इस बेस पे करें तो बहुत सी बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए बेसिकली क्या बताता है कि आप कोई भी चीज उसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आप उन दोनों को इंक्लूड करके ही अपना पूरा जो अकाउंटिंग है उसके अंदर मेंशन करो। क्लियर? सिर्फ एक बेस पे चलेंगे तो प्रॉपर आपको जेन्युइन जो आंसर आना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको ये? देन चलिए, दैट यूजर्स बताए हुए आपको यहाँ पे इनके क्या है? यूजर अ बिजनेस यूनिट with a profit motive ascertain its profit or loss as per the accrual basis। किसके बेस पे बताया है? प्रॉफिट के बेस पे बताया है। एंड प्रोफेशनल पीपल मींस कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर उनकी मास्टरी है। इफ अगर एग्जांपल बोलूं तो डॉक्टर, एक डॉक्टर है, उसकी मास्टरी है, हर कोई वो काम नहीं कर सकता, पर्टिकुलर उसको उस फील्ड का जेन्युइन नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस चीज में फील्ड में जा सकते हो और आप वर्क कर सकते हो। एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक मैकेनिक मींस आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि हाँ अच्छा है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्लियर? आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। लॉयर, एक प्रोफेसर, टीचर, आपको जेन्युइन उस चीज का पूरा जब नॉलेज होगा तभी आप प्रोफेशनल की लिस्ट में इंक्लूड होंगे। क्लियर? देन स्मॉल वेंचर्स में जो छोटे मोटे काम करते हैं ना, वन काइंड ऑफ वो of a temporary nature, some not for profit organization ascertain their profit as per the cash basis। कैश बेसिस पे ज्यादा किधर, जहाँ पे नॉन प्रॉफिट बेस पे होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके का प्रिपेयर कर लेते हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या दिया गया आपको? हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा है? हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने दो तो देख चुके हैं, कौन सा था? एक first cash basis, second accrual base of accounting and the third one is hybrid base of accounting। क्या बताया जा रहा है? both case basis of accounting and accrual base of accounting have their own advantage and limitation। क्लियर सी बात है? हमने देखे कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के दोनों के कुछ एडवांटेज थे और दोनों के ही कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस मींस disadvantage बोलूं मैं। Cash base of accounting can be used only in units। Clear से mention बता रहे हैं किसमें है? Cash base of accounting can be used only in units which deals exclusively in cash and are very small in size। क्वेश्चन आ सकता है कि cash dash can be used only in units which deals exclusively in कैश एंड आर डैश इन साइज। तो पता होना चाहिए क्या आएगा? कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड इन यूनिट्स एंड आर वेरी स्मॉल इन साइज। These days the number of transactions undertaken by an enterprise are very large and are for cash as well as on credit। बराबर? सीधी सी बात है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीज मिलके एक बनती है ना, उसको क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। क्लियर? या तो मैं इसको बोलूं मर्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू पार्टिकल और प्रोडक्ट।
क्लियर, उसको होता है हाइब्रिड, दो को मिला के कोई एक नई चीज बन रही है, इट्स अ हाइब्रिड ऑफ दैट थिंग। क्लियर। देन सेम वैसा क्या बता रहे हैं कि अगर मैं आपको बोलूं यहां पर हाइब्रिड कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे दो एग्जांपल आपको दिए थे, कैश और एक्रूअल, एक टॉपिक था। यहाँ पर कैश और क्रेडिट के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि ये दोनों से आपको क्या पता चलेगा कि अगर आप दोनों को कैश और क्रेडिट को करते हो तो आपको आपका टोटल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग सब चीज पता चलेगी। Hence, an accounting system which is combination of both cash as well as accrual based in use, clear जो बात करी अभी हमने, this item is called hybrid based of accounting। क्लियर, कौन सी हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग है यहाँ बताई गई थी आपको, इसको लिख लीजिएगा। हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? देन it has advantage of both system and is able to eliminate करना मींस उसको हटा दिया जाता है ना, ऐसा eliminate disadvantage of both system। जैसे अभी यहाँ पर तो टॉपिक हमको खत्म होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है कौन सा है? डबल एंट्री मैकेनिज्म। किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? डबल एंट्री मैकेनिज्म। चलिए देख लेते हैं हमारा टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। डबल एंट्री मैकेनिज्म entail recording of transaction keeps in mind the debit and credit aspect of transaction। one of the most important line, ये चीज तो हम लोग कर चुके हैं इनफैक्ट, अगर बोल जी हाँ बिल्कुल ये कर चुके हैं। हमने इससे पहले देखे थे एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल, इसके अंदर हमने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट के रिगार्डिंग। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डेबिट साइड, इंक्रीज इन एसेट्स, वो कहां पे आता था? डेबिट पे आता है, क्रेडिट में, ये चीज देखी थी। प्लस लायबिलिटी में भी देखा था, इफ अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे कहां मेंशन करते थे? क्लियर, हमने जज किया था डबल एंट्री के बेस पे किस चीज को जज करते थे? हमारे माइंड में सोचते कि आइदर ये डेबिट में आएगा, डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट आएगा राइट साइड, किधर आएगा वो जज करते थे। टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। क्लियर सी बात है, एक डेबिट होगा दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। कभी भी दोनों चीज क्रेडिट नहीं होगी, कोई एक डेबिट होगा तो दूसरे में क्रेडिट ही होगा। अगर आप ऐसा बोलो कि सर डबल एंट्री मींस मैं यहां डेबिट कर देता हूं दूसरे में डेबिट कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी दो चीज में डेबिट नहीं होगी। आप कोई भी चीज लेके आ रहे हो तो सामने के पास लेके आओगे, बदले में कुछ जाएगा नहीं। सो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसी चीज तो होगी जो जाएगी भी। क्लियर। इन शॉर्ट एक चीज याद रखना कि कुछ भी डेबिट होगा तो वो क्रेडिट में भी एंट्री आएगी। एंड सपोज इफ अगर देयर इज क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट में भी आएगा। क्लियर। देन द डबल एंट्री बुक कीपिंग बताया जा रहा है। देन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन in money or money's worth in its dual aspect। the advantage of double entry mechanism, क्लियर बताया कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में सारी एंट्री वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, टोटल सारी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। प्लस कैसे? मनी की रिगार्डिंग तो सारे, और कैसे होंगे? ड्यूअल एस्पेक्ट। अब इसी के कुछ डबल एंट्री की क्या देख ले, एडवांटेज देख लिया जाए, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज कौन सा बताया जा रहा है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? प्रॉपर वे में, एकदम कैसे? प्रॉपर वे में होना चाहिए। क्लियर। जैसे कि इट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज, सिंथेसाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर साउंड decision making। it meets the needs of user of accounting information। if अगर आप सिस्टमैटिकली इसको रिकॉर्ड करेंगे मींस जो ट्रांजैक्शन जिस पर्टिकुलर डेट में हुआ है, देन मंथ में उस डेट में डे पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप लिख के रखेंगे, या और वो भी कैसे? ऑर्डर वाइज, ऐसा नहीं कि पहले फरवरी आ गया, देन जनवरी आ गया, दिसंबर, फिर मार्च, नहीं, ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना। कैसा? सिस्टमैटिक ऑर्डर में उसको लिखना है प्रॉपर, तभी आपको क्या हर चीज क्लियरली पता भी चलेगी
आपको किसी अकाउंट के भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, आप खुद भी उसको जज कर पाएंगे और प्लस दूसरे भी जज कर पाएंगे। देन कंप्लीट रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन आपका कैसा होना चाहिए, एकदम कंप्लीटली प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आप बताना चाह रहे हैं या मेंशन कर रहे हो वो भी कैसे होगी, प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ऐसा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। It maintain complete record of a business transaction. It records both the aspect of transaction with narration. ये नरेशन का पार्ट आया था, हमने इससे पहले जब एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने नरेशन स्लैश एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि जहां पर हम नरेशन में लिख रहे थे कि हमें अकाउंट के बेस पे जो उनके रूल्स थे वो तो हमने लिखा ही, प्लस एक नरेशन में लिखेंगे कि अगर किसी से पैसा बाकी है तो जो पर्सन अकाउंट जिस लैंग्वेज में बना रहा है वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में उसका क्या करेगा, एक नरेशन लिखेगा। ये अगर कोई हिंदी में जो बना रहा है अकाउंट्स, लैंग्वेज ऑफ उसकी क्या है, हिंदी में लिख रहा है। सब लोग अपनी मदर टंग में लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे गुजरात में तो गुजराती लैंग्वेज में लिखते हैं अकाउंट, महाराष्ट्र में तो मराठी लैंग्वेज, पंजाब में तो अपनी लैंग्वेज। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादातर यही चलती है। क्लियर? जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बनाते हैं अकाउंट, वो एक नरेशन जरूर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में आप कोई भी किराने की दुकान पर जाएंगे ना तो देखना उनके पास उनका एक बही खाता जैसा होता है, एक बुक बना के रखी होती है। इफ सपोज अगर कोई उधार पे लेके जाता है, ऐसा उधार रखता है कि 1 महीने के बाद जितना होगा वो दूंगा, तो देखना वो हर चीज लिखता है, अमाउंट लेके आता है, उसके सामने कुछ नरेशन लिखता है कि इसके नाम से इतना बाकी है, आज लेके गए, वो सारी डिटेल लिख देते हैं ताकि उतनी देखने में डायरेक्ट नरेशन पढ़ूंगा ना मुझे पूरा याद आ जाएगा कि हाँ उस दिन ये आए थे, ये सामान लिया था एंड ऑल। क्लियर? देन एक्यूरेट रिकॉर्ड। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, एकदम प्रॉपर वे में, एक्यूरेट सही एकदम होना चाहिए। बाय प्रिपेयरिंग अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट the arithmetical accuracy of the records can be checked। arithmetic means जो आपका नंबरिंग होता है ना प्रॉपर वे में होना चाहिए। क्लियर? अरिथमेटिक चेक। देन ऑपरेशनल रिजल्ट एट द एंड बोलते हैं कि आपको फाइनली अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो एट द एंड क्या कंक्लूजन मिला, आपने जो प्रिपेयर किया, इतने साल भर पूरी जो मेहनत करी, आपने बिजनेस किया, आपने अकाउंट में सबकी एंट्री लिखी, तो एट द एंड क्या मिला, प्रॉफिट या लॉस, वो तो जज करना है। उसी के लिए तो हम पूरा अकाउंट्स बनाते हैं, बाकी बिजनेस तो कोई भी कर लेगा, अकाउंट्स इसीलिए तो बनाते हैं। चलिए, बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द बिजनेस कैन नो द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यही इसी चीज के लिए बनाया जाता है ताकि हमें क्या पता चले कि आइदर हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस इस साल में। क्लियर? ये कब पता चलेगा, जब आप प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अकाउंट बनाएंगे, सारी डिटेल्स लिखेंगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, तब जाके आपको ऑपरेशन रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। किसकी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन। बाय प्रिपेयरिंग पोजीशन स्टेटमेंट, बाय प्रिपेयरिंग पोजीशन स्टेटमेंट किसमें, बैलेंस शीट में, द बिजनेस कैन नो what its own and what it owes to other, what are its assets and what are liabilities of capital। ये चीज आपको कब पता चलेगी कि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपकी फिलहाल एट अ करंट मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है या आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। हमको अभी पता है कि अगर मैं 2 कंपनी का अगर आपको नाम लूं तो आप लोग खुद भी एकदम जल्दी से रिलाय कर लेंगे, हाँ यार ये कंपनी की वैल्यू क्या है। एग्जांपल देता हूं, जियो के सामने मैं रख लेता हूं किंगफिशर। क्लियर? ये 2 है, आपको पता है कि किंगफिशर के नाम से ही कितना फ्रॉड और सब चल रहा है, तो आप उसमें जाएंगे ही क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन मालूम है आपको। एंड एज कंपेयर टू जियो, इसकी भी पोजीशन आपको पता है। ये कैसे पता चली, क्योंकि जियो अपना बैलेंस शीट में अपना टर्नओवर बताता है, प्लस वो जो सर्विस देता है, सर्विस किस बेस पे देता है, वो अपना पहले ऑपरेशन रिजल्ट फाइंड करता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेगा, वो और चीज को बढ़ाता जाएगा और अच्छे से सर्विस देगा। सर्विस देने का मेन रीजन क्या है, ताकि और कस्टमर उससे जुड़े। क्लियर? ऑपरेशन रिजल्ट जब आएगा तब आप क्या करेंगे, उसके फाइनेंशियल
पोजीशन लगाएंगे, फाइंड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस की एक्चुअल एसेट कितनी है, आपको कितनी एसेट मिल रही है, या तो उसके सामने आपकी लायबिलिटी, एक्सपेंस, ये सब कितना है। क्लियर? ये एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो है। यहाँ पर सिर्फ एक रिटर्न फॉर्म में लिखा है, बाकी जितने भी प्रैक्टिकली जो वर्क कर रहे हैं, जो बिजनेस फॉलो कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बिजनेस कर भी लिया है या कर भी रहे हैं, वो ऑलरेडी ये प्रिपेयर करते ही है। बस इस तरह के रिटर्न फॉर्मेट में नहीं होता है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये बेसिक है ना, इसलिए। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी। The possibility of fraud is minimized as complete information is recorded under this system. क्लियर सी बात है, मिनिमाइज मींस कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? अगर आप कोई भी चीज की प्रॉपर, जेन्युइन, एकदम करेक्ट एंट्री, इतने सारे वर्डिंग लेता क्यों? ताकि एक भी वर्ड ऐसा छूट जाए कि अरे अगर ये नहीं होता तो। इसलिए सारे जितने वर्ड आते सब बोल के बता रहा हूं कि अगर आप जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, एक छोटी से लेके बड़ी तक की इंफॉर्मेशन भी होगी, देखिए अरे छोटा, अरे एक पेन पेंसिल लेके आकर वो भी इंफॉर्मेशन आप लिखिए, क्योंकि इफ अगर आप कुछ 5 या 10 रुपए की पेन की इंफॉर्मेशन में लिख रहे हो और आपको पर डे एक पेन लग रही है, तो आप काउंट कर लीजिए कि एक साल में आपको कितनी पेन लग जाएगी। और आप ऐसे ही करते करते अगर उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो आप जिस दिन अपनी बैलेंस शीट टैली करेंगे ना, जब हम बैलेंस शीट टैली करेंगे तो कैसे बताया था, एसेट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। उस टाइम पे आपकी वो वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। क्लियर? जब इक्वल ही नहीं आएगा तो आप कैसे फाइंड करोगे कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस? क्लियर? आपको ये पता तो होना चाहिए, है ना? आपकी पोजीशन भी आपको पता ही चलेगी, क्योंकि पहले तो आपको अपना ही नहीं प्रॉपर कर पा रहे हो, तो पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लियर? इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो सीधी सी बात है, गलती भी कम ही निकलेगी। चलिए, अब इसी के रिगार्डिंग हमारी कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.4 कौन से बेस पे है ये? कैश बेस पे। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसका हमको आंसर देना होगा। क्लियर? कैश बेस, हमने कैश बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्लस एडवांटेज, उसके क्या